हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। आज हम देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, हमने इसके पिछले लेक्चर में जो है मोलैलिटी को देख लिया था, मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कंसंट्रेशन टर्म्स का बचा है। ठीक है, हालांकि है तो दो, एक नॉर्मेलिटी है, एक जो है पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है वो 12th के लिए हैं। तो जब मैं 12th पढ़ाऊंगा या तो मैं इसके अगले लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा पार्ट्स पर मिलियन के बारे में और नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम जो देखेंगे वो हम आज मोल फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसमें देखो नाम ही है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of a particular of a particular of a particular of a particular compound of a particular compound of a particular compound in a mixture to the total number of in a mixture in a mixture in a mixture to the total mole of total moles of in a mixture to the total moles of all component of all component of all component of all component in a mixture। अब समझते हैं इसको होता क्या है। ध्यान से इस लाइन को पढ़ो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या बोले, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। एक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है। लेट सपोज एक कंपाउंड हम ले लेते हैं बेंजीन की C6H6। ठीक है, बेंजीन की ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन कंपाउंड मिक्सचर टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। देखो एक यूज हुआ है कंपाउंड, एक हुआ कंपोनेंट। कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स का मिक्सचर। ठीक है, उस कंपाउंड के मोल के ठीक है बराबर होता है। मतलब समझो, तुमको मैं बताता हूं, अगर मैं तुमको इसका फॉर्मूला बताऊं तो अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, इस ये डिनोट कैसे होता है, डिनोटेड डिनोटेड बाय ये, इसको क्या बोलते हैं पता है। ये एक्चुअल हम इसको एक्स बोलते हैं, बट ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल भी होता है, इसे काई बोलते हैं। ठीक है, CHI काई। ठीक है, इसे काई बोलते हैं। तो ये हो गया। और अगर हम इसका देखें फॉर्मूला देखें तो एक्स बी, याद है मैंने कल बताया था हम बी किसके लिए यूज करेंगे, ए किसके लिए यूज करेंगे। बी हम यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, ए यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो एक्स बी, ठीक है, एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये है, एक्स बी लग गया तो हम क्या बोल देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब तुमको मैं एक एक बात समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आराम से, एन ए क्या होता है यार, एन ए क्या होता है, एन ए लगा है और एन है। तो एन किसके लिए हम यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज कर रहे थे। तो ए लगा है तो क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के नंबर। एन बी, एन है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी है तो किस क्या लिखेंगे, सॉल्यूट। एक्स बी को क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है जी, ठीक है। और एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल मोल। इसको क्या बोलेंगे, टोटल मोल। तो ये हो गया। अब एक ऐसा और होता है एक्स ए। ठीक है, एक्स, ये तो एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझ रहे हो ना। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट एक्स ए मतलब क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, सेम चीज होती है। तुम्हें ध्यान कहां देना है, अगर एक्स बी का पूछ रहा है तो
XB का मोल ऊपर कर दो, बाकी टोटल मोल। XA का पूछ रहा है तो NA ऊपर कर दो, बाकी टोटल मोल। ठीक है, तो XA मतलब अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो यहीं पे लिखी हुई है, मैं यहाँ XA भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, XA को क्या हम लोग लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए, ये दोनों फॉर्मूले, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रहा, और इसमें क्या होता है, कौन सी चीज क्या होती है, यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन होता है XA और XB के बीच में। अगर तुम XA या XB में से कोई एक निकाल लेते हो, XA या XB में से कोई एक निकाल लेते हो, तो तुम्हें X मतलब कोई एक अगर निकाल, मतलब जस्ट लेट सपोज मैंने XB निकाल लिया, तो मैं XA आसानी से निकाल सकता हूं बिना दोबारा फिर से वही प्रोसेस किए। कैसे जानते हो? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA और मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इक्वल टू 1। ठीक है, एक के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात समझ गया। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये तुम्हें डिफिनेशन हो गया। मोल फ्रैक्शन डिनोट किससे होता है? इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया उसका डिफिनेशन, ये मोल फ्रैक्शन के दोनों फॉर्मूले, ये क्या होता है इसमें, और XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन हो गया XA और XB के बीच में, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इतनी बात को पहले नोट करो। फिर इस पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना, बिना क्वेश्चन किए समझ नहीं आएगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हो इथाइलिन ग्लाइकोल का? C2H6O2 शायद होता है क्या, यही होता है ना? हाँ यही होता है, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग और ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से ही है। अब जरा डिफरेंस देखना, एनसीईआरटी के बुक से जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें सॉल्यूशन किस तरह से दिया है, और मैं तुम लोगों को किस तरह से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बेटर तरीके से बता रहा हूँ, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ मैं तुमको थोड़ा टाइम सेव करना बता दूंगा। ठीक है, और अच्छे से थोड़ा करना बता दूंगा। अगर तुम फॉर्मूला बेसिस पे करना पसंद करते हो तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम की बचत होगी और कुछ नहीं। इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 20% बाय मास। देखो मैंने बोला था ना परसेंट मास का, जो तुम्हें बताया था परसेंट मास के बारे में, कितना यूज हो रहा है ना, बाय मास। ठीक है, फिर क्या है, चलो देखते हैं। तुम थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग यूज करो, फिर मैं मतलब करता हूं। खैर चलो मैं ही करा देता हूं। देखो 20% बाय मास से तुम क्या समझते हो? 20% बाय मास से आई होप तुम अब मेरी पिछली लेक्चर अगर देखी होगी तुमने, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल है। इन किसमें प्रेजेंट है, किसमें? 80 ग्राम ऑफ H2O। देखो सॉल्यूट हमें पता है
इथाइलिन ग्लाइकोल। सॉल्वेंट मैंने तुमको बताया था कि सॉल्वेंट हम अगर कुछ हमें दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं दिया है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, तो हम क्या मानते हैं, उसको हम मान के चलते हैं जी कि हमें जो दिया हुआ है वो वाटर दिया हुआ है, सॉल्वेंट। और हम यही तो निकाल रहे थे ना, परसेंट बाय मास से हम क्या निकाल रहे थे। अब देखो मैंने ये 20 ग्राम हमें ये जो है ये चीज ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ सॉल्यूट। 80 ग्राम सॉल्वेंट कहां से आया, मैं तुमको बताता हूं। मैंने तुम्हें बताया था अगर परसेंट 20% बाई मास है, समझो, तो W बाई डब्ल्यू का कंडीशन आ गया। तो इसका मतलब ये होता है 20 ग्राम तुम्हारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही बात थी ना, ठीक है, यही बात थी। अब तुम्हें सॉल्वेंट कहां से मिला, मैं तुम्हें एक और चीज बताया था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट तुम्हें पता चल गया 20 ग्राम है, सॉल्वेंट को मान लो x, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है 100 पर, ठीक है, 100 ग्राम। तो x इक्वल टू 100, ये उस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम हो जाएगा। समझ गए ना, 80 ग्राम हो जाएगा। रुको, समझ गए मैं यहाँ कैसे लिख दिया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं 80 ग्राम H2O कहां से लिख दिया था, समझ गए। अब ये तुम्हें थोड़ा अपने दिमाग में करना होगा, ठीक है, इतनी प्रोसेस तो तुम्हें अपने दिमाग में करना होगा। अगर दिमाग में चलो यार नहीं कर पा रहे हो इतनी बात, ठीक है, तुम क्या करो, तुम इसको ऐसे करके देख लो, ठीक है। अब इतनी बात को समझ में आ गई ना, इसको हटा दूं मैं ताकि क्वेश्चन आगे कर सकूं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत टफ नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा सोचते हैं 20% बाई मास दिया है तो तुम सीधा सीधा दिमाग लगाओ कि बाई मास में 20% दिया तो 100% का होता है, 20 ग्राम जो है हमारा सॉल्यूट हो गया, तो 100 माइनस 20 80 ग्राम जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो मैं मिटा रहा हूं उसको, आगे देखो। इतनी बात पता चल गई, ठीक है जी, इतनी बात तो पता चल गई। अब क्या कर सकते हैं, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन में किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, यानी कि इसका पूछा है, सॉल्यूट का पूछा है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले चेक करो, एक्स बी। एक्स बी में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें क्या निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब बताओ, एन ए और एन बी हमको पता है क्या, एन ए और एन बी पता है, चलो नहीं पता तो निकाल लेते हैं। और एन ए और एन बी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग यूज हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट, अभी और चैप्टर्स में जाओगे तो और अच्छे से यूज होगा। तो एन बी देखो कैसे निकालोगे, एन बी डब्ल्यू बाई एम से निकालोगे। तो अगर हम बी की देखें बात, बी की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो 20 बाई एम मॉलिक्यूलर मास, C2H6O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। देखो मैंने ये भी कैलकुलेट करना तुम्हें बताया था, मैं बोला फिर से बोल रहा हूं, जो डायरेक्ट आ गए हैं इस लेक्चर को देखने, वो पहले पुरानी लेक्चर्स को देखते हुए आए, तब ये सारी बातें उनको समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं तो सब सारी बातें जो है बाउंस ऊपर से जाएगा, ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ समझ में ना आए उससे अच्छा तुम पहले पिछली चीजों को देखते हुए आओ, ठीक है। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो सिंपली 0.32 समथिंग, 0.32, ठीक है। और अब एन ए निकाल लो यार, एन ए। तो डब्ल्यू बाई एम यहां भी लगाओगे, डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू क्या लोगे अब 80 ग्राम, और एम क्या लोगे, एम यहां से निकालोगे यार, ठीक है, एम यहां से निकालोगे, कितना आएगा 18 ग्राम आएगा, ठीक है। तो एम कहां से आएगा 18 ग्राम, ठीक है। इसको कट करोगे तो 4.4 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, एन बी कितना रख सकते हो 0.32,
तुम इसको कितना रख सकते हो 4.4 प्लस 0.32, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.068। देखो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया है, ये रहा तुम्हारा आंसर। बट अगर किसी के मन में डाउट उठता है कि सर हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो निकाल लिया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, बट हम सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं ना, ठीक है, मतलब जिसके मन में क्वेश्चन उठा है उसके लिए, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स ए हमें क्या करना है, एक्स ए को एक्स ए ऐसे ही लिख रहे हो तो एक्स बी हमें पता हो गया 0.068 इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो 1 में से 0.068 माइनस हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.9 के अराउंड आएगा 32, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन। देखा एक का तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला, उसमें से ये तुमने रिलेशन लगा दिया, तुम्हें मिल गया यार। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, समस्या? तुम्हें कुछ चीजें अपने दिमाग से करनी है, कुछ चीजें तुम्हें मैंने बता दी हैं, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और कर लोगे यार। पता है ये अभी तुमको टाइम टेकिंग लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड, बट जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत मतलब नॉर्मल लगेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से बताने को तैयार हूं, ठीक है। चलो अब एक रिलेशन देखो, जैसे मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक तुमको रिलेशन बताया था ना, वैसे ही मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में एक रिलेशन है, एक नहीं दो रिलेशन है, ठीक। समझो वो रिलेशन कैसा है, उसको समझो। मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेशन, यहां पे लिखो रिलेशन between mole fraction of solute and molality और मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के बीच में एक रिश्ता होता है। अगर इफ, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हो, इफ एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एंड दूसरा क्या है, इफ नॉट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो रिलेशन क्या होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो हम किसके लिए देख रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, m बाई 55.55 प्लस m, यहाँ पे कौन सी क्या चीज है, m इक्वल टू मोलैलिटी है तुम्हारी, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर तुमको क्या दे दिया, मोलैलिटी दे दी और बोला कि सिर्फ मोलैलिटी दे दी और तुमको बोला कि जी मोल फ्रैक्शन निकालो, तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, देखो। और अगर मान लो, देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, एक्वस मतलब वाटर, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, फॉर एग्जांपल में H2O ले रहे थे, ठीक है। नॉट एक्वस मतलब एक्वस नहीं है, उसमें वाटर का कोई सब्सटेंस नहीं है। तो देखो क्या होता है रिलेशन, ठीक है, एक्स बी इक्वल टू m बाई 1000 बाई ma, ठीक है, ma प्लस m। इस चीज का जो ये है ना, इसका रेयरली यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन ले लो, ठीक है, इसका बहुत रेयर यूज होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, इसका यूज। तो इस पे एक क्वेश्चन है, तुमको करके बताता हूं मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ
मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ वन मोलल वन मोलल वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब ध्यान से बात को समझो, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिया वो भी सॉल्यूट का, तो हम किसके लिए देख रहे थे, सॉल्यूट के लिए। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये यूज होगा। अब देखो ध्यान से देखो क्या लेगा होगा, सीधा सीधा कुछ नहीं, एक्स बी इक्वल टू एम बाई 55.55 प्लस एम। इसमें एम तुमको कहाँ दिया है, ये दिया है यार, वन मोलल, यही तो है एम, मोलैलिटी, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है क्या होती है, वन मोलल। तो एम क्या है, वन है, ठीक है, रख दो, पुट करो वैल्यू, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम इक्वल टू वन, ठीक है, पुट करो वैल्यू 1/55.55 प्लस 1, तो 1/56.55, तो ये कितना हो जाएगा 0.177, क्या हो जाएगा एम, नहीं कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन कितना होता है, ये चाहो ये वैल्यू याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो समझ गए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें दोनों तरह के रिलेशन दिए हैं, ये रेयरली यूज होता है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब इस पे क्वेश्चन ज्यादा है, उस पे थोड़े से कम है, ठीक है। तो तुम्हें ये रिलेशन समझ में आ गए होंगे आई होप, तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन समझ में आया होगा, मोल फ्रैक्शन के एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है, तो वो तुम्हें समझ में आया होगा, मैं इतनी उम्मीद करके तुमसे चलता हूं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। और रही दो और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, तो जब हम, हालांकि ये 11th में नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन नहीं दिया हुआ, ये 12th की जो है एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैं काम करूंगा दोनों के लिए अलग अलग बना दूंगा, 11th के लिए भी तुम्हें बता दूंगा, 12th के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वहां पे बता दूंगा, ठीक है। हालांकि तुम्हारा आज ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यह तुम्हारे मोल फ्रैक्शन के साथ में खत्म होता है। हमने परसेंटेज टर्म्स पढ़ लिए, मोलैरिटी पढ़ ली, मोलैलिटी पढ़ ली, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन देख लिए, अब रह गए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आती है तो खुल के एकदम बोलो, ठीक है। नहीं बोलोगे यार तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, ठीक है। हमें तो ये लगेगा कि हमने यहाँ पे पढ़ा दिया, तुमको समझ में आ गया होगा, बट अगर तुमको नहीं समझ में आता तो तुम बोलो। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप कर रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, पुरानी जो लेक्चर मैंने दी हुई है, ठीक है, तो उनको देखते हुए आओ, तब जाके यहाँ तक तुमको सारी बातें क्लियरिटी से एकदम समझ में आएगी। नहीं तो तुम बोलोगे जी सर पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, हमें समझ ही नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा पिछला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आया। तो पिछला कॉन्सेप्ट जाओ, उसको पढ़ो, क्लियर करो, यूट्यूब पे कंटेंट फ्री ही है, ठीक है, तो वहां जाओ, उसको पढ़ो, फिर यहाँ आओ, तुम्हें सारी बातें एकदम क्लियरिटी समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी तुम्हारे सेकेंड चैप्टर से, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर है आई थिंक, ठीक है, तो सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।